हिंदी की रचनाओं का ये जो चैप्टर है, जैसे आप हिंदी में तमाम रचनाएं पढ़ते हैं, निबंध हो, उपन्यास हो, कुछ भी है, गद्य पद्य का, लेखक की रचनाएं, कवि की रचनाएं, है कि नहीं, तो आपको याद नहीं होता। हम आपसे कहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इस चैप्टर को आप जिस तरीके से लेकर के हम चल रहे हैं पढ़ गए, तो आप यकीन मानिए एक ऐसा अनुभव आप महसूस करेंगे जो आज तक आप इन चीजों को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उस पहली क्लास में हम आप लोगों से एक बात कहे थे कि देखिए, हिंदी साहित्य की रचनाओं के लिए आगे जो है 4 क्लास और आएंगी। कितनी क्लास? 4 क्लास। रीजन क्या है? क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। एक पहला आपका आदि काल है, दूसरा भक्ति काल है, और तीसरा रीति काल है, और चौथा तो आप जानते ही हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, इस दौरान लगभग आपके होते हैं 300 साल, जो भी कह लीजिए आप। समझ रहे हैं? तो ये 300 साल तक जितनी भी, आज हमें सिर्फ यही पढ़ना है, 1050 से 1375, इतने के बीच में कौन कौन से कवि भारत में पैदा हुए जो हिंदी भाषा में रचनाएं लिखे। जब हम 1375 पढ़ लेंगे तो दूसरी क्लास में 1375 से हम 1700 तक का पढ़ेंगे। उस दौरान कितना लोग, कितना आदमी पैदा हुए जो रचना किए। फिर ऐसे कर करके लास्ट में 4 वीडियो में ये पूरी रचना एकदम मटिया पलित खत्म हो जाएगी और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बस भरोसे के साथ पढ़िएगा। आज का टॉपिक क्या है? आप कहेंगे पहली क्लास है तो पहला पढ़ा जाएगा आदिकाल। इन चारों को लिखने के बाद नीचे आप हेडिंग में लिखेंगे आदिकाल या वीरगाथा काल, और उसमें आप दिखा दीजिएगा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। अब ये जो आदि काल है, जो पहिलका वाला काल है, हिंदी साहित्य की शुरुआत, हिंदी भाषा पैदा हो गई भारत में। अब पैदा हो गई तो आदिकाल पैदा हो गया, यानी कि हिंदी भाषा की शुरुआत का पहिलका काल कौन सा है? आप कहेंगे आदिकाल है। इसमें हुआ का, आदि काल में संस्कृत के साथ ही अपभ्रंश के विद्वान भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आप कहेंगे संस्कृत से मानी जाती है। समझिएगा मेरी बात को। हम लिख रहे हैं कुछ चीजें, जैसे संस्कृत है, संस्कृत के बाद क्या आती है आपकी? कहेंगे पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद क्या मिलेगी? अपभ्रंश मिलेगी, अपभ्रंश के बाद आपको क्या मिलेगी? अवहट्ट मिलेगी, और अवहट्ट के बाद लास्ट में आज की हमारी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली वाली मिलती है। आप इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले हिंदी की आदि जननी कौन सी है? आप कहेंगे संस्कृत है। इस दौरान बीच में 2 भाषाएं निकल करके आई, पाली और प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। तो इस पहली क्लास में आप संस्कृत से लेकर के इस अपभ्रंश तक जाएंगे। इतना टॉपिक पूरे तरीके से आज कंप्लीट होगा। संस्कृत से लेकर के अपभ्रंश तक के जितने भी कवि आए, पैदा हुए, जो रचना किए, सब यहीं पे खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आइए समझिएगा। कह रहे कि इस काल में एक और सिद्धनाथ व जैन साहित्य का निर्माण हुआ। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। आप पढ़े हैं कि जैन धर्म, ये प्राकृत भाषा जो है, महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश देते थे? आप कहेंगे प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। और यही जो है जैन साहित्य, जैन धर्म का आपको दिख रहा होगा, प्राकृत भाषा। पाली में कौन देते थे? आप कहेंगे पाली भाषा में उपदेश गौतम बुद्ध देते थे। समझ रहे हैं? और ये जो है उसके बाद अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट के बाद हिंदी आएगा। आप इन चीजों को लिखते चलिएगा कि जैन साहित्य का, इन तीनों चीजों का, जहां एक तरफ इनका बोला बाला था, वहीं राजस्थान में चारण, क्या है? राजस्थान में चारण कवियों द्वारा रचित काव्य देखने को मिले। अब ये चारण कवि कौन हैं, इनके बारे में आराम से जानेंगे। पेशेंस बस रखिए, चीजों को समझते चलिए। और हाँ,
ये चैप्टर जो पहला है आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, मगर बिना लड़े ना लड़ाई का मजा नहीं आता। लड़ना तो पड़ेगा। जब आप कठिन को अगर पार कर गए, बाद में जो आएंगे आप उड़ा के जाएंगे। बस पेशेंस रखिएगा और पढ़ते चलिए। इस प्रकार आदि काल को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब जो ये आदि काल है 1050 से 1375, 300 साल, लगभग 325 साल आप जो भी कह लीजिए, इतना समय है। तो ऐसा तो नहीं कि 300 साल तक एक ही भाषा बोली गई होगी, तनी मनी परिवर्तन हुआ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। आप बिहार में जाइए भोजपुरी बोली जाती है, मिर्जापुर जौनपुर में जाइए कुछ और बोली जाती है, हमारे दिल्ली की तरफ जाइए शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है, बुंदेलखंड की तरफ जाइए बुंदेली बोली जाती है, मेवाती राजस्थान की तरफ जाइए मेवाती बोली जाती है, बांगरू हरियाणा की तरफ बोली जाती है। भाषाओं का जो मेल है ना बदलता रहता है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें जो है आदिकालीन साहित्य, आदिकाल की जो रचनाएं हैं, जो उसका साहित्य रहा है, ये धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, और एक कौन सा है आप कहेंगे लस्टवा में जो है ना जाते जाते रासो साहित्य बन जाता है। आपको पता होगा ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना, जो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जो है 1191 ईस्वी, आपको कुछ याद आ रहा होगा 1191 ईस्वी, 91-92 तराइन की लड़ाई आपको याद होगी जहां तक है मोहम्मद गोरी से। तो वही जितनी रचनाएं हैं, पूरी रचनाएं आपको यहां से लेकर के यहां तक मिलेगी, एकदम कंप्लीट होगी 1375 ईस्वी तक। धार्मिक साहित्य मुख्य रूप से 3 ही है। धार्मिक साहित्य मुख्य रूप से 3 है। कौन है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। कहेंगे ये 3 शुरू में है। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य का मतलब हुआ क्या, इतना समझिएगा, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, तनके से बकबकाएंगे। सिद्ध साहित्य होता क्या है आप समझ जाएंगे। हीनयान और महायान में कौन सा धर्म बटा था, ये प्रश्न आपका उठता है। जैसे ही हीनयान महायान का विभाजन हुआ, उसी में से एक वज्रयान निकल करके आया। जब गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, जब ये लोग मर गए ना, तो मर गए चाहे जो भी आप कह लीजिए, निधन हो गया, तो कुछ वर्षों के बाद हुआ क्या कि जो इनके संत बाद में निकल करके आए, जो प्रचार प्रसार करने लगे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वो करते क्या थे? वो अब धीरे धीरे पाखंडी बनने लगे। धीरे धीरे वो क्या बनने लगे आप कहेंगे? धीरे धीरे वो जो है पाखंडी बनने लगे। सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष का मतलब कि जो है जो बैठ करके सिद्धि करे, वो आप कह सकते हैं ओझा, भूत प्रेत झाड़ने वाला ओझा। इनमें कुछ अच्छाइयां थी और इनमें कुछ बुराइयां थी। नाथ साहित्य के बारे में, जैसे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, आप जानते होंगे। फिर वैसे ही जैन धर्म का जैन साहित्य है। आइए समझते हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या टोटल कितनी मानी गई है? आप कहेंगे सिद्धों की संख्या टोटल 84 मानी गई है। ये पूरे चैप्टर को बस प्रश्न के इर्द गिर्द घुमा जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न आपका एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। सिद्धों की संख्या 84 है। और हाँ, इसमें जो है सरहपा, जो हिंदी के प्रथम सिद्ध माने गए, सरहपा को क्या कहा गया है? हिंदी का प्रथम सिद्ध। इनकी एक रचना है दोहा कोश, ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? आप कहेंगे दोहा कोश। इस ग्रंथ का नाम आप याद रख लीजिएगा। यहां पर आपको कई प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्या है कि सिद्धों की संख्या को कितना हिंदी में मानी गई है? आप कहेंगे सिद्धों की संख्या 84 है। फिर आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम जो है सिद्ध कवि कौन था? आप कहेंगे सरहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है, जिसकी एक रचना या एक ग्रंथ था दोहा कोश। सिद्ध साहित्य से आपका जितना प्रश्न बन सकता था पूरा आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य में जो है गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, और यह पूरे तरीके से हठ योग पर आधारित है। जैसे कोई बच्चा हठी होता है ना, वैसे ये मतलब अपने जैसे कर्म के प्रति, अपने पूरे मतलब जो है कहते हैं ना कि धर्म के प्रति इनका जो लगाव एकदम पूरे तरीके से बेजोड़,
नाथ साहित्य की बात हम कर रहे हैं। वैसे ही सिद्ध साहित्य भी, भाई सिद्धि करना भी अपने आप में बड़ी बात है, अच्छा है, हठी बनना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो नाथ साहित्य में टोटल 9 नाथों का उल्लेख है। कौन कौन सा समझिएगा। नाथ संप्रदाय के जन्मदाता कौन थे? आप कहेंगे नाथ संप्रदाय के जन्मदाता गोरखनाथ थे। पहला प्रश्न आपका ये बनता है। फिर आगे देखेंगे नाथ संप्रदाय में कुल 9 नाथों का नाम आता है, 9 नाथों का उल्लेख है। यूपीएसआई में यह प्रश्न आ चुका है कि टोटल कुल कितने नाथ कवि या जो भी हैं ओवरऑल, तो कितने हैं? आप कहेंगे 9 नाथ हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नाथों के जन्म वो है संस्थापक या जन्मदाता जिन्हें आप कह लीजिए कौन है? गोरखनाथ है। फिर इसके साथ ही नाथों की जो साधना है यह किस पर आधारित है? आप कहेंगे हठ योग प्रणाली पर आधारित है। अब यहां से नाथ साहित्य से जितना प्रश्न बन सकता था पूरे तरीके से यह कंप्लीट होता है। देखिए पुराने जो है ना वहां ज्यादा कुछ है नहीं। हिंदी की शुरुआत हुई थी, इक्का दुक्का कोई कहीं पर रचना कर दिया, कितना पहले हुआ था वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे फेमस रहा वो आया नहीं करके, बाकी कुल का रचना पचना फाट फूट के कहीं खो गई होगी, हेरा गई होगी। समझ रहे हैं। आगे जो है जैन धर्म से जुड़ा साहित्य। जैन अपभ्रंश साहित्य की रचना करने वाले टोटल 3 कवियों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के वाल्मीकि है सबसे फेमस है। समझिएगा, जैन साहित्य की रचना करने वाले 3 प्रसिद्ध कवि स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल। मुझे नहीं लगता आप लोग जो है धनपाल और पुष्पदंत का ज्यादा नाम सुने होंगे, मगर इतना पता है कि आप लोग स्वयंभू का नाम जरूर सुने होंगे अगर पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं, या तो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि। भाई वाल्मीकि का मतलब उपाधि ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाएगा, जो बहुत बढ़िया रहेगा एकदम स्पेशल खास नंबर 1 वही को ना वाल्मीकि का उपाधि मिलेगा। तो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? आप कहेंगे स्वयंभू थे, या अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन थे? स्वयंभू थे। ये प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, आगे देखिए, इनके द्वारा 4 रचनाएं रची गई हैं। 4 इनकी रचनाएं या कृतियां हैं। बाकी जितनी भी बची चीजें हैं, जैसे हम लोग जो है जैन साहित्य पर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ये बचा है, उसके बाद इधर कूदेंगे, यहाँ के बाद जो है धीरे धीरे इधर नंबर लगाते लगाते खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा भक्ति का। ऐसे करते करते पूरा रचना में खत्म कर देंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, ये चैप्टर बड़ा चलेगा। और हम आपसे कहे थे जब पूरी हिंदी खत्म कर लेंगे ना तब लेकर के हिंदी की रचनाओं को लेकर के आएंगे, उसके बाद आप पढ़ के देखिएगा कि वाकई में क्लास कैसी है। इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी चीजें लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए 2 टॉपिक और बचा है। ये आपका नजर आ रहा होगा लौकिक साहित्य और कौन सा है? रासो साहित्य। अगर इन दोनों को पढ़ लिया जाएगा तो ये चैप्टर जो है कहने का मतलब आदि काल है, पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आपसे हम कहे हैं कि जो हिंदी की रचनाएं हैं हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, बस ऐसे ही करते रह जाते हैं। रचना पढ़ी कैसे जाती है, उसका ओर कौन सा है और उसका छोर कौन सा है, ओर और छोर का पता ही नहीं रहता। इसलिए आपको यहां पर जैसे संख्या में गिनती होती है ना, पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे हम लोग हिंदी की रचना पढ़ रहे हैं। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदी पैदा कहां से हुई, कौन कौन रचना लिखना शुरू किए और कैसे यह क्रम आगे चलता गया, समझ रहे हैं। तो उसका यह पहला खंड आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आइए समझिएगा। लौकिक साहित्य में देखिए कुछ रचनाएं हैं, बस इन्हीं को आपको पढ़ना है। जैसे इनमें है क्या, ज्यादातर आपको जो है राजस्थान के राजाओं का या कुछ वैसी मतलब पश्चिमी एरिया जो है उसके उल्लेख मिलेंगे। है क्या, ये जो राउर वेल है गद्य और पद दोनों में मिश्रित है। गद्य और पद दोनों में, यानी कि एक कहानी जैसा लेखनी भी है और दूसरा कविता जैसा रचना भी है, दोनों चीज है। तो यह गद्य और पद दोनों में मिश्रित एक चंपू काव्य, इसे क्या कहेंगे आप? चंपू काव्य। हो सकता है प्रश्न आपका बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना या कौन सा काव्य एक चंपू काव्य है।
हैजे से उठाकर 3-4 ठो नाम भिड़ा दे, तो हो सकता है पढ़ने के बावजूद आपका ध्यान उस पर न गया हो। तो वही जो है आपकी पहली रचना राउरवेल क्या है, एक चंपू काव्य है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। फिर इसके बाद जो है यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। चंपू, ठीक है ना, चंपू काव्य की, ये चंपू कहने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो चंपू काव्य की जो है प्राचीनतम हिंदी कृति हो गई। इसके रचयिता रोढ़ा, कवि रोढ़ा का नाम सिर्फ वही जानते होंगे जो कि हिंदी को बहुत मन से पढ़े होंगे, क्योंकि चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना राउरवेल लिखने वाले कवि रोढ़ा कवि है, जो कि यह रचना एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यहां पर आपको जितनी रचनाएं दिख रही हैं, चाहे पृथ्वीराज रासो हो, हमीर रासो, खुमान रासो, विजयपाल आप ले लीजिए, बिसलदेव और परमार, साथ में बीच में आपको जो है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ये वर्ण रत्नाकर, पूरे डाटा यहां पर जितने डाटा आपको दिखाई, विद्यापति की पदावली भी आपको दिख रही है, जितने डाटा यहां पर दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको कहानियां बता सकते हैं, समझा सकते हैं, याद तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसमें कुछ तरीके हैं जिन्हें समझाएंगे हम कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है ना। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना कौन किए हैं, आप कहेंगे दामोदर शर्मा। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, कौन, आप कहेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और राउरवेल क्या है, कहेंगे राउरवेल एक चंपू काव्य है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं, आप इनको तनिक भी हल्के में नहीं ले सकते, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपके दामोदर शर्मा हो गए इसके रचयिता, इस व्याकरण वाले ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। फिर अब हम बात करें वर्ण रत्नाकर, कौन सी रचना है, आप कहेंगे उस रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। फिर क्या है, ज्योति शेखर ठाकुर, और उसके बाद अमीर खुसरो की रचना। लास्ट में आपको यहां पर दिख रहा होगा लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो की रचना। जो हिंदी में खड़ी बोली है, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र एनसीआर वाले हैं, ज्यादातर उधर खड़ी बोली आज के समय में प्रचलित है। सबसे पहले जो है ना खड़ी बोली में रचना लिखना, शुद्ध खड़ी बोली में कौन शुरू किए, आप कहेंगे भारत के तोता ए हिंद, इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। क्या नाम इनका है, आप कहेंगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली में रचना लिखना सबसे पहले कौन शुरू किए, अमीर खुसरो शुरू किए। ये लेखकों की या कवियों की जो जीवन परिचय है, इनकी जो गाथा है, वो तो एकदम लास्ट में अलग से पढ़ी जाएगी हिंदी में, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। आदि काल में रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय, आदि काल में रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, किसको दिया जाता है, आप कहेंगे अमीर खुसरो को। इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था, ठीक है। और खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बताए हैं। रोढ़ा कवि, चंपू काव्य, दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, खड़ी बोली की तमाम रचनाएं जो एकदम शुरुआत इसकी कौन की है, आप कहेंगे हमारे अमीर खुसरो की है। वर्ण रत्नाकर जो ये ठाकुर जी हैं, ज्योति शेखर ठाकुर, क्या नाम इनका है, आप कहेंगे ज्योति शेखर ठाकुर, इनका नाम आप याद कर लीजिए। फिर आगे देखें तो उसके बाद एक रचना आती है विद्यापति की पदावली से संबंधित, एक नहीं आप कह सकते हैं 3 रचनाएं, और तीनों आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखी होंगी। इनकी विशेषता एक जानते हैं, खास विशेषता है, ये पहले के राजा महाराजा, जो पहले के राजा थे, जैसे हम पढ़ रहे हैं 1050 से 1375 ईस्वी, समझ रहे हैं, तो उस दौरान था क्या, राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, उनके राज में जो ऐतिहासिक कार्य होते थे, युद्ध में लड़ाइयाँ होती थी, राजाओं को क्या पसंद था क्या नहीं था,
तो इन सब तमाम चीजों का उल्लेख आपको इन रचनाओं में मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पर वीर रस दिखेंगे। रासो काव्य में पूरे आपके लगभग आएंगे ना, वीर रस से संबंधित आएंगे। वीर गाथाओं का वर्णन होता था पहले के राजाओं का, समझ रहे हैं। तो ये जो कीर्ति पताका है, कीर्तिलता है और पदावली है। एक विद्यापति की पदावली जो कि हमेशा एग्जाम में आती है, और एक ये दो रचनाएं कीर्ति नाम से, ये दोनों इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रासो काव्य की, तमाम लोगों को जो है ना इसी में सबसे ज्यादा भ्रम होता है कि खुमान रासो, बिसल देव रासो, ये सब परमाल रासो हो गया। आखिर रासो लस्टों में कुलहन में रासो लगा है तो ये याद कैसे होगा, जबकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पृथ्वीराज रासो तो आपको पूरे तरीके से याद होगा, कहां पे गया। ये जो पृथ्वीराज रासो है, चंदवरदाई इनके बचपन के मित्र थे। चंदवरदाई कौन थे, आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे, जो कि इस रासो काव्य में, जैसे पृथ्वीराज चौहान के गाथाओं का वर्णन मोहम्मद गोरी को युद्ध में कई बार पराजित करने के बाद बार बार छोड़ देते थे, इन सब का प्रमाण किसमें मिलता है। आप कहेंगे जो इनकी रचना, इनका यह जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हिंदी का पहिलका महाकाव्य कौन है। आप कहेंगे हिंदी का पहिलका महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो है। लिखने वाले कौन है, इनके राज कवि बचपन के मित्र चंदवरदाई। चाहे संयोगिता को उठा करके बड़ी सभा से लेकर के चले आए हो, जो भी चीजें रही हैं, तो उनका वर्णन इसमें मिलता है। ये तो हो गया, एक अलग से हो गया। सारंगधर का जो है हमीर रासो, हमीर रासो सारंगधर का आपको याद ही होगा। और हाँ, जगनिक के बाद ये आपके जो है नल सिंह भाट और नरपति नाल, दोनों नाम लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं। नल सिंह भाट और नरपति नाल। बिसल देव रासो जो है यह अजमेर के चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है बिसल देव रासो के नाम, बिसल देव के नाम से, जो कि संस्कृत के ज्ञाता थे। यह एकमात्र ऐसा रासो काव्य है जिसमें वीर गाथा से ज्यादा श्रृंगार रस, वीर रस की बजाय ज्यादातर श्रृंगार रस की व्याख्या इसमें की गई है। आप कहेंगे किसमें, तो यह बिसल देव रासो में की गई है, जो कि इनके राज्य में रहने वाले नरपति नाल थे, वही रचना किए थे। इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ये आपका खुमान रासो जो है दलपति विजय का खुमान रासो, हम आपसे बताएं ना कि कुछ चीजें जो है राजस्थान से जुड़ी हैं। चित्तौड़ राजस्थान में कौन सा आपका है, आप कहेंगे सब लोग नाम जानते हैं, ये किसका नाम, चित्तौड़ का नाम। और खुमान रासो है, और ये राजा भी यहाँ के कौन है, आप कहेंगे खुमान द्वितीय। राजस्थानी भाषा में इसको खुमान कहा जाता है, हिंदी में खुमान भी बोला जाता है, खुमान द्वितीय या खुमान द्वितीय। इनकी वीर गाथा का वर्णन जो है इसमें किया गया है। आप कहेंगे किसमें, तो खुमान राजा है, तो उनकी रचना कौन सी है, खुमान रासो। समझ रहे मेरी बात को। फिर उसके बाद बिसल देव हो गया। हाँ, ये विजय पाल रासो जो कि नल सिंह भाट, एक अलग से है विजय पाल रासो नल सिंह भाट, आप इसको याद कर लीजिएगा। परमाल रासो जगनिक तो आपको हो ही गया। बाकी यहाँ पर जितनी रचनाएं हैं लगभग हो गई हैं। कुछ नीचे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इन्हीं चीजों से एकदम पूरे तरीके से जुड़े हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उनको थोड़ा सा हम अलग से लिख लिए है क्या। खुमान रासो में राजस्थान के चित्तौड़ नरेश खुमान द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। परमाल रासो में जगनिक के महोबा शासक परमर्दिदेव, महोबा के शासक कौन थे, परमर्दिदेव। ये जानते हैं, ये पृथ्वीराज से ही युद्ध इनका हुआ था, जिसमें आल्हा और उदल, ये जो थोड़ा सा खाने पीने के बाद पढ़ाने में ना डकार आती है, डकार उसको बोलते हैं। हाँ, ये परमर्दिदेव जो महोबा के शासक थे, इनके दो वीर सेनापति आल्हा और उदल थे। कौन थे, आल्हा और उदल, जो काफी वीरता से लड़ते हुए बाद में मारे गए
पृथ्वीराज चौहान के समय में। तो इसमें है क्या, आल्हा और उदल का वर्णन किया गया है। यह एक आल्हा खंड है। क्या है, यह एक आल्हा खंड है। फिर आगे अगर आप देखें बिसल देव रासो के बारे में तो बता दिया गया कि विग्रहराज चतुर्थ के राज्य की शोभा को बताता है। फिर उसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई की है, जिसमें पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। आदि काल की जितनी भी रचनाएं थी जो परमानेंट सदाबहार एग्जाम में आती रहेंगी, हमेशा के लिए आपके सामने रख दिए। क्लास कंप्लीट होती है आज की, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। नोट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।